हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टॉक। सो देखिए, अब तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट कि किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो डिसाइड कैसे होता है। तो हमने कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, एक डिटेल एनालिसिस हमने किया इन फोर्सेस के बारे में। और हमें ये समझ में आया कि ये फोर्सेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट डिसाइड करने के लिए। अगर ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, फोर्सेस अगर कम होंगी तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, और अगर फोर्सेस बहुत ही कम होंगी तो वो गैसियस स्टेट में होता है। अब देखो, हम सबको पता है गैसेस क्या होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गैसेस के बारे में बोलना स्टार्ट करूं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना स्टार्ट करूं, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो ना के बराबर होता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, रैंडम मोशन दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं आने वाले अगले वीडियो में, जहाँ पे हम काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में हम कुछ अजम्पशंस बनाएंगे कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस कैसी दिखती हैं, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक पे नहीं जाते कि गैसेस के बारे में। अब हमें यह समझना है कि जो गैस होती हैं, अगर मुझे उनकी प्रॉपर्टीज़ को पता करना है, गैस कैसी है, गैस किस स्टेट में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ अ गैस। स्टेट ऑफ अ गैस मतलब गैस के बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ। तो गैस का हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उस गैस की जो मेजर कर सकते हैं, या मैं इनडायरेक्टली ऐसे कहूँ, ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो उस गैस का स्टेट बताएंगी। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, सिचुएशन, वो कैसी है, वो गर्म है, वो एक्सपांडेड है, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो प्रेशर में है, कि वो किस तरीके से प्रेजेंट है। तो स्टेट ऑफ अ गैस, कोई भी जो गैस का स्टेट होता है, इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो चार वेरिएबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों इनको वेरिएबल्स कहते हैं? क्योंकि इनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, गैस की सिचुएशन बदल जाएगी। गर्म करो, हीट करो, हीट करो, देखो गैस हम बोलते हैं वो हीटेड स्टेट में है। प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर हम कहेंगे कंप्रेस स्टेट में है। वॉल्यूम चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल मतलब उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, उसकी क्वांटिटी, गैस की क्वांटिटी बदल दो। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये जो चार होते हैं, ये चार मेन वेरिएबल्स होते हैं। इन चार मेन वेरिएबल्स को बदलने से उस गैस का स्टेट बदल जाता है। तो बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट गैसेस, कि गैसेस क्या हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है, गैसेस के बारे में हम कुछ अजम्पशंस रखें, कुछ इमेजिनेशन करें गैसेस के बारे में, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो चार वेरिएबल्स होते हैं इनको हम मेजर कैसे करते हैं। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैं एक वेरिएबल बता सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ अ गैस। ये भी बहुत मैटर करता है कि गैस की डेंसिटी क्या है, बट डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो मेन वेरिएबल्स में कौन कौन आ जाएंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, जो टेम्परेचर होता है, ये आप यूँ समझ सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। सबसे पहले कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर के साथ। तो देखो, टेम्परेचर को, किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के तीन तरीके होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका है उसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। डिग्री सेल्सियस, हमने एक ऐसा स्केल बनाया है कि पानी जहाँ पर सॉलिड होता है हमने उसको 0 माना है, और पानी जहाँ पर बॉयल होकर गैस बन जाता है उसको हमने 100 माना है। अब ये पूरा जो कन्वर्जन, या जो ये पूरा हमने रिलेशन देखा, ये हमने देखा मर्क्यूरी की मदद से। किसकी मदद से? मर्क्यूरी। जब पानी सॉलिड बना उस समय मर्क्यूरी कहाँ था, उसको हमने 0 पॉइंट माना, और जब पानी बॉयल हुआ उस समय मर्क्यूरी कहाँ था, उसको हमने 100 माना। आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊँगा, या आपने अगर मेरे थर्मोडायनामिक्स के वीडियोस आप अगर कभी देखोगे आने वाले टाइम में, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थर्मोमीटर का स्केल है ये हमने कैसे डिज़ाइन किया। इसको हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स की मदद से हमें सबसे पहले हमने जो टेम्परेचर का स्केल बनाया था वो पानी को और मर्क्यूरी को अपना रेफरेंस मान के बनाया था। इसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो डिग्री सेल्सियस एक ऐसा स्केल है जो बड़ा कॉमन है, जो पानी के ऊपर बेस्ड है। पानी जहाँ फ्रीज होगा वो 0 हो जाता है, पानी जहाँ बॉयल होगा वो 100 हो जाता है, बाकी सबका इसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया। जो दूसरा हमारे पास स्केल होता है, जो द सेकंड स्केल दैट वी यूज़, उसको कहा जाता है केल्विन स्केल। और जो केल्विन स्केल होता है ये हमारी एक्चुअल साइंटिफिक स्केल है, जिसको हम के साथ लिखते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आप दो स्केल मान सकते हो, इसको थर्मोडायनामिक स्केल भी कह सकते हो, थर्मोडायनामिक, या इसको साइंटिफिक स्केल भी कह सकते हो, साइंटिफिक स्केल। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चार्ल्स लॉ। याद रखना, चार्ल्स लॉ का जो मेरा वीडियो होगा उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये जो केल्विन की स्केल थी ये कहाँ से आई,
और जो पानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये कहाँ से आया। तो ये दोनों लॉस को, ये दोनों जो टेम्परेचर की स्केल्स हैं, इनको मैं आपको चार्ल्स लॉ में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हमें ये देखना है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन कैसे करें। तो इसका कन्वर्जन बड़ा आसान है। आपको अगर कभी भी केल्विन में कुछ कन्वर्ट करना हो तो जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें आप सिर्फ 273.15 को ऐड कर दो। तो जो भी आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करोगे तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना डिग्री केल्विन नहीं लिखते हम सिर्फ क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं। तो दिस इज़ दी अनदर स्केल। जो थर्ड स्केल होती है हमारे पास उसको कहते हैं फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। अब ये अमेरिकन यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट की स्केल, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। तो अगर आपको कभी भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस, जो भी आपका डिग्री सेल्सियस होगा, और उसमें प्लस 32 कर दो, उसमें 32 ऐड कर दो, तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ। होमवर्क में आपको ये दे के जा रहा हूँ, मैंने आपको कन्वर्जन यूनिट्स बता दिए। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 9/5 को 1.8 लिख सकते हो इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये भी आपका एक कन्वर्जन स्केल हो जाएगा। याद रखना जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी 11th-12th में हैं, अगर आप याद रखना जब भी हम कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, वो सोल्यूशन कॉलिगेटिव का हो, वो केमिकल काइनेटिक्स का हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो, थर्मोडायनामिक्स का हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जब भी हमें टेम्परेचर यूज़ करना हो तो हम सिर्फ केल्विन स्केल का ही टेम्परेचर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक स्केल है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है या फ़ारेनहाइट में दिया है, आपको उसे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो अब आपको मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि मैं आपको कुछ टेम्परेचर दे रहा हूँ डिग्री सेल्सियस में, आप उन्हें कन्वर्ट करोगे, आप सब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ या डिग्री सेल्सियस में, आप उन्हें केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे। जैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस, फिर मैं लिख देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, फिर मैं लिख देता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस, फिर मैं लिख देता हूँ लेट अस से 27 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। आपको इन सारे टेम्परेचर्स को केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे हमने केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन निकाला, फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन निकाला, क्या हम फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट? ये आपको करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आओगे तो आपको ये मिल जाएगा। माई इंस्टाग्राम पेज इज़ केमिस्ट्री अनटोल्ड, केमिस्ट्री_अनटोल्ड, वहाँ पे मैं इसका कन्वर्जन डाल दूंगा। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, आपको ये मिल जाएगा जब भी आप वहाँ पर आओगे, ठीक है। तो आपको डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का कन्वर्जन मैंने दे दिया, डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन मैंने दे दिया। आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन मेरे लिए पता करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कन्वर्जन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में आता है वो है प्रेशर। देखिए प्रेशर का एक्चुअल यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को लिखा जाता है न्यूटन के साथ, एरिया को लिखा जाता है मीटर स्क्वायर के साथ। तो दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम प्यार से पास्कल भी कहते हैं, और लिखते समय हम इसको पीए भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे पीए लिखा है मतलब वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी है। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डिवीजन जो है, ये लाइन, ये डिवीजन बताती है। या तो आप ऐसे लिखो, या तो मीटर को ऊपर ले लो तो मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, पास्कल लिखो, पीए लिखो, कुछ भी तरीका है लिखने का। अब होता क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, हमने कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने मर्क्यूरी डाला। मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, मेटल होता है, बहुत धीरे धीरे एक्सपांड होता है। और फिर हमने उसके अंदर डाल दिया एक पाइप, इलोंगेटेड पाइप जो दोनों साइड से ओपन था। फिर हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जब आप इसको पाइप को यहाँ डालोगे तो एयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, एयर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। जब हमने देखा एयर यहाँ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था तो ये जो मर्क्यूरी था वो एक हाइट से ऊपर चला गया, और जिस हाइट से यह मर्क्यूरी ऊपर गया दैट वाज 76 सेंटीमीटर। तो अब से हमें ये समझ में आने लगा कि जो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर गिरता है, द प्रेशर दैट फॉल्स ऑन अस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट, ऑफ मर्क्यूरी हाइट। तो नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे पूछे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, व्हाट इज़ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, देखो मैंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर ना वीडियो बनाया है मैनोमीटर के ऊपर। आप अगर, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, तो 2-3 वीडियो हैं, वो थोड़ी साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बड़ी ख़राब है उसमें, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, पर कंटेंट बहुत अच्छा है। आप अगर उस कंटेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हम प्रेशर मेजर करते हैं ये कहाँ से आया, इसका फॉर्मूला कहाँ से बना, मैनोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे हमने एयर प्रेशर को मेजर करना शुरू किया। अब बहुत कुछ अच्छा सीखोगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम कहूँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, तो क्या समझ में आएगा? तो ये समझ में आएगा कि जो मर्क्यूरी है उसकी जो हाइट हुई होगी मर्क्यूरी कॉलम की, वो कितनी हो जाएगी? वो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की हाइट हो जाएगी। अब 76 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मिलीमीटर में, बिकॉज मुझे पता है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का जो कन्वर्जन होता है मिलीमीटर, वो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर इज़ नथिंग बट 10 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को हम एक नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को हम लिख सकते हैं टॉर। क्या लिख सकते हैं? टॉर। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी करस्पॉन्ड्स टू 1 टॉर, करस्पॉन्ड्स टू 1 टॉर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 760 टॉर। अब ये तो हो गया मर्क्यूरी के टर्म्स में। अब हमें चाहिए साइंटिफिक एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में आप कैसे लिखोगे? तो जब भी मैं तुमसे कहूँ 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, दैट करस्पॉन्ड्स टू 1.01325 into 10 to the power 5 Newton per meter square, which can also be written as Pascal, which can also be written as Pascal। अब यहाँ पे अगेन एक टेक अवे मैसेज है। क्या टेक अवे मैसेज है? जैसे हम लोग कहते हैं ना 10 to the power 3 ग्राम्स को हम 1 kg लिखते हैं, भाई 1000 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 kg। सिमिलरली 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 बार। क्या लिखते हैं? 1 बार। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 एटमॉस्फेयर ऑल्सो करस्पॉन्ड्स टू 1.01325 बार। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो 76, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 760, टॉर 760, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, और मैं कह सकता हूँ 1.01325 बार। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक क्लियर है। प्रेशर का ये जो यूनिट कन्वर्जेंस है, प्लीज़ इनको याद रखना। जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो इवन हायर एजुकेशन में हैं, बीएससी एमएससी में जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स को कन्वर्जन यूनिट्स आता नहीं है, और जब उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो हमेशा वो डिफ़िकल्टी हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व करते समय, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन वगैरह बहुत निकालना होता है। तो उस समय आपको ये कन्वर्जन यूनिट्स आने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कन्वर्जन यूनिट्स है उसको कहते हैं वॉल्यूम का कन्वर्जन यूनिट। देखिए वॉल्यूम का कन्वर्जन यूनिट बड़ा आसान है। वॉल्यूम बेसिकली होती क्या है? व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब होता है जगह। जैसे कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, आई हैव गॉट अ क्यूब। अब इस क्यूब की वॉल्यूम बताओ कितनी है? ठीक है, इस क्यूब की वॉल्यूम बताओ कितनी है? तो भाई बड़ा सिंपल सा है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर गैस में कहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है? मुझे अभी भी याद है, मैं कहीं लेक्चर ले रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर वॉल्यूम गैस कहाँ कहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है? तो भैया जब आप गैस की वॉल्यूम निकालोगे तो हवा में थोड़ी ना मेजर करोगे, एक कंटेनर के अंदर बंद करोगे, फिर जो उस कंटेनर की वॉल्यूम होगी उतनी उस गैस की वॉल्यूम है। तब जैसे अगर मैं आपको कल को 100 रुपये दे दूं तो मैं कहूँगा मैंने आपको 100 रुपये दिया, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपये है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम गैस को लेते हैं, एक कंटेनर के अंदर बंद करते हैं, तब तक बंद करते हैं जब तक वो पूरी तरह फिट ना हो जाए। फिर हम पूछते हैं बताओ कंटेनर का कितना वॉल्यूम है, तो उतना ही वो गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि कंटेनर के अंदर गैस भरी पड़ी है। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होगा वो होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब लेंथ अगर मीटर में लोगे, ब्रेथ अगर मीटर में लोगे और हाइट भी अगर मीटर में लोगे तो आपको आंसर मिलेगा मीटर क्यूब में। लेकिन अगर लेंथ को सेंटीमीटर में लोगे, ब्रेथ को सेंटीमीटर में लोगे, हाइट को सेंटीमीटर में लोगे तो आपको आंसर मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम के 2 यूनिट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा कौन सा होता है? मीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब को हम ml भी कहते हैं, मिलीलीटर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझो यार, आप जब लेबोरेटरी में काम करते हो या जब आप गैस लेते हो 1 सेंटीमीटर मतलब ऐसा ये 1 सेंटीमीटर इतना छोटा कोई थोड़ी ना यार कोई क्यूब लेता है। डू यू टेक 1 सेंटीमीटर तो मैं स्केल में देखूं तो मुझे लगता है ये मेरे पास स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर तो यार इतना होता है, ये देखो इतना सा होता है। तो इतना छोटा थोड़ी ना कोई क्यूब लेते हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ml को छोड़ फिलहाल के लिए गोरी मारो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी गैस का मेजरमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर 1 मीटर क्यूब में भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब समझते हो कितना होता है? अरे 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना बड़ा कंटेनर थोड़ी ना लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक बीच का रास्ता निकाला है, और वो बीच का रास्ता हमने क्या निकाला है? डेसीमीटर क्यूब।
ना ही सेंटी, ना ही मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। क्या निकाला है? डेसीमीटर क्यूब। तो आपका जो डेसीमीटर क्यूब होता है, ये जो आपका 1 डीएम क्यूब जो होता है, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि कन्वर्जन मैं बता सकूँ। तो जो 1 डीएम क्यूब होता है ना, 1 डीएम क्यूब करस्पॉन्ड्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, हाँ, तो 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, करेक्ट। अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्यूब ले लो, एक ऐसा क्यूब ले लो जो 10 10 10 का हो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हो गया ना 1000। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालो कितनी होगी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिखते हो? आप उसको लिखते हो 1 डेसीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया, समझा। 1 सेंटीमीटर लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 सेंटीमीटर लेके करना। ले सकते हैं 1 ml, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या लिया? 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10, 10 10 10 लिया, तो हमको क्या मिल गया? 1 डीएम क्यूब। तो 1 डीएम क्यूब इज़ 1000 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर क्या होता है? व्हाट इज़ 1 मीटर? 1 मीटर इज़ यार, मैं अगर 1 मीटर क्यूब की बात करूँ तो 1 मीटर क्यूब बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। 1 मीटर क्यूब को लेना 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर का मतलब हो जाता है वो, यहाँ पे अगर देखूँ तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हम उसको कहेंगे 1 मीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लेना इज़ प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया? हमने डेसीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ 1 मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अब मैं 1 मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर को सब्स्टिट्यूट करूं, सेंटीमीटर को, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है? मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है? 100 का है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। अब यार इतना बड़ा क्यूब, ये तो 10 सेंटीमीटर लिया मैंने, अब 100 सेंटीमीटर, 100 100 100, अरे बहुत बड़ा क्यूब हो जाएगा। इतना बड़ा कंटेनर थोड़ी ना लेते हैं हम, वी डोंट टेक ए सो लार्ज कंटेनर। 100 100 100 का थोड़ी ना कंटेनर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 1 2 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब करस्पॉन्ड्स टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। गांव के लिए थोड़ी ना हमको करना है, गांव की बारात थोड़ी ना बुलानी है। अब 1 ml में हो नहीं सकता 1 मीटर क्यूब, मतलब 10 टू दी पावर 6 का मतलब समझते हो? 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब जो मेरे पास ये स्केल है, ये मेरा स्केल है 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, यानी 30 का डबल 60, 60 का डबल उसका फिर से 90, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर। इतना बड़ा कंटेनर थोड़ी ना हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया? हमने मिडल का रास्ता क्या बनाया? ना तो सेंटीमीटर में लेंगे, 1 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है, 100 सेंटीमीटर लेंगे तो बाबा वो पूरी बारात थोड़ी ना हमें इकट्ठा करनी है लोगों के लिए। तो हमने मिडल का रास्ता क्या निकाला? डेसी, डेसी, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको स्प्लिट करके देखो, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसमें डेसीमीटर क्यूब ले रहे हो, यू आर टेकिंग डेसी, तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो तो आपको क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर 1 डीएम क्यूब। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। तो कन्वर्जन डायरेक्ट याद रखो, इतना दिमाग ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कन्वर्जन डायरेक्ट बता देता हूँ क्या करना। कन्वर्जन, अगर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़ा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर, मल्टीप्लाइड बाय, आप सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो -3। जब आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हो, थंब रूल याद रखना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -3। और अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हो, यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट कन्वर्जन ले रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -6। अब उल्टा कन्वर्जन आप समझ जाओ, मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर रहे हो अगर डेसीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर +3। अगर इसका कन्वर्जन कर रहे हो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर +3। और अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर +6। ये थंब रूल याद रखना, छोटे से बड़ा जाओगे तो -3, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो +3। अब आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, अगर मैं कल को कहूँ 2 मीटर क्यूब है मेरे पास, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, एज वेल एज इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में। अगर कल को मैं आपसे कहूँ मेरे पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब,
तो पहले इसको कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब में और फिर इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में। ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए, आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वॉल्यूम का कन्वर्जन यूनिट आपके लिए क्लियर है। अब ये वॉल्यूम का यूनिट जो है वो लिक्विड्स के लिए भी वही है और गैस के लिए भी वही है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स का भी शेप नहीं होता, गैस का भी शेप नहीं होता। तो अगर हमें उनका वॉल्यूम पता करना है तो उसे किसी सॉलिड में डालना पड़ेगा, पर सॉलिड का तो शेप होता है, सॉलिड का लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो अगर मैं सॉलिड की वॉल्यूम पता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये सिपर है, अब मुझे अगर पता करना है इसमें कितना पानी आ सकता है, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, फिर पानी डालूंगा वहाँ तक, तो जो इसका वॉल्यूम था वो पानी का वॉल्यूम है। तो लिक्विड्स के लिए एंड गैसेस के लिए यही कन्वर्जन यूनिट होता है, वॉल्यूम इसी से मेजर की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आता है, सर वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो हमारे सॉलिड्स की होनी चाहिए, लिक्विड्स और गैस की कैसे हो सकती है। उम्मीद है ये लॉजिक क्लियर है। अब जो लास्ट हमारे पास रह गया उसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एन। देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है कोई भी गैस अगर उसका वेट दिया हुआ है, वेट अगर वो वेट आपको दिया हुआ है ग्राम्स में, तो आप उसे डिवाइड कर दो मोलार वेट के साथ, डिवाइड बाय मोलार वेट, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। आपको इससे नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। एक और चीज़ बात याद रखना, 1 मोल का मतलब क्या होता है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर जाना और उस वीडियो को देखना, जहाँ पे मैंने मोल कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है, एकदम बच्चों की तरह समझाया है। उम्मीद करूँगा कि वहाँ से आपको वो समझ में आ जाए। याद रखना 1 मोल का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, उसका अगर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने चीज़ें अगर किसी की प्रेजेंट हैं, वो एटम हो, पार्टिकल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी अगर इतने क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, हम उसे कहते हैं 1 मोल। जैसे 12 को हम डज़न कहते हैं, 12 पेन, 12 घर, 12 गाड़ी, 12 हस्बैंड, 12 वाइफ, कुछ भी अगर 12 है ना, तो उसको हम डज़न कहते हैं, 1 डज़न कहते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर इतना कोई प्रेजेंट है तो हमें उसे 1 मोल कहते हैं। और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। Na लिखते हैं इसको, कैपिटल N और उसके नीचे स्मॉल a। कुछ लोगों को मैंने देखा है Na ऐसे लिखते हुए, ना नहीं लिखना है, कैपिटल N और स्मॉल a लिखना है, प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो इस वीडियो से क्या सीखा? इस वीडियो से हमने 2-3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी गैस का जो स्टेट है वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, वॉल्यूम कैसे करते हैं वो हम, प्रेशर के यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, वॉल्यूम के यूनिट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा आसान है, डेंसिटी इज़ वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे नहीं लगता डेंसिटी बताने की मुझे ज़रूरत है, ये सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बचपन से 8, 9 स्टैंडर्ड से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से हम पहले तो गैसेस के बारे में इमेजिन करेंगे कि क्या हम कुछ चीज़ें गैसेस के बारे में माने। भाई जिसकी बारात में जा रहे हैं उस दूल्हे के बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो अगर आप गैसेस को पढ़ना शुरू कर रहे हो तो गैसेस के बारे में हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्पीक अबाउट KTG, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।